एरिया ज्यादा है उसका और ऊपर से मतलब वो भी आता है। अच्छा डी मेथड है आपको फर्स्ट का डी सेट नंबर 3 फर्स्ट ऑप्शन है डी। सेकंड विंड स्पीड की वजह से ऐसा है। थर्ड वाला उसमें हाईएस्ट है। द स्टेटमेंट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो नई सेल बोलो रुडोल्फ वर्शॉ ने बताया डी। A man walks on a straight road from his home to a market 5.5 km away with speed this. Finding the market close, he instantly turns and walks back with this speed. What is the average speed and average velocity of man between t is equals to 0 to 104 minute? 104 minute का क्या मतलब है? is equals to 104। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी भी उसे ठीक करेंगे। अब देखो कि कितने दूर है उसके घर से मार्केट। ये होम है और ये मार्केट है। तो यहां से ये 5.5 किलोमीटर है। अच्छा, वाइल गोइंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है और वेलोसिटी कितनी है? तो 5.5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी है और डिस्टेंस कितनी है कुमकुम? तो डिस्टेंस को लिखो 5.5 किलोमीटर। क्या टाइम नहीं दिया है? तो टाइम यहां कर दिया। अब टाइम निकालो। अच्छा, वैसे वेलोसिटी v1 दी है 5.5 किलोमीटर पर आवर और v2 दी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या v1 प्लस v2/2 करके भी हम कनिष्का निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ। मतलब 5.5 और प्लस 7.5/2 ऐसा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, तो कितना आ गया बोलो? 12/2। तो आंसर देखो 13। तो ये 13/2 तो कितना हो गया? 6.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कनिष्का कहाँ गलत हो गई? कनिष्का ने कहा हमको तो ये दिया गया है कि v1 प्लस v2 हमने बुक में पढ़ रखा है, फिर मैं कहाँ गलत हुई? अब जरा इनकी बात सुनो। तो जबकि नोएल ने बोला मत बोल ऐसा, फिर भी ये बोल दी कि नहीं सर ऐसा कर दो। वो मना कर रही थी बगल से बैठी, तो बोल दिया तो बोल दिया। अब नोएल कहाँ सही हुई और कनिष्का कहाँ गलत हुई, जरा इसका जवाब दे। तो टी कितना है बताओ? ये नीचे आ जाएगा, ये उधर चला गया। तो 5.5 किलोमीटर और अपॉन 5.5 किलोमीटर पर आवर। नोएल को इस बात का ध्यान था कि चैप्टर ये दैट इज मोशन वाले चैप्टर में अब्दुल कैसे चला था बाजार और अब्दुल घर से कैसे आया था। उन्होंने कहा दोनों जगह टाइम निकाला गया, तो दोनों जगह डिस्टेंस निकाली गई थी और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तब एवरेज स्पीड आएगी। और वो बता रही थी कि तुम ऐसा कर रही हो जब u और v दिया हो कि स्पीड लगातार बढ़ती हो तब u प्लस v/2 करना। लेकिन वो बोल दी तो बोल दी। बात समझाएगी? अगर स्पीड शुरू से धीरे धीरे एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में बढ़ती हुई आगे बढ़े तब तुम ये फार्मूला लगाओ। अब ये थोड़ी है कि एक स्पीड से गया फिर एक स्पीड से आया। तो ये बोले हम ऐसे चले 2 मिनट और फिर 3 घंटा लखनऊ फास्ट स्पीड से चले, तो ये तुम्हारा 2 किलोमीटर और जो वो 40 किलोमीटर, दोनों का एवरेज कर लो। क्या ऐसा होगा? 2 मिनट तुम एक स्पीड से चले और पूरा वैसे चले तो क्या मान लिया जाएगा? बोल दी तो बोल दी। अब आगे देखें, यहाँ तक बात समझ आई? तो पहले में टाइम कितना आया जरा ध्यान दें। तो 1 आवर। अच्छा, अब T2 देखो। व्हाइल कमिंग v2 is equals to d/t। कनिष्का क्या क्या हम इसमें वैल्यू रखें बताइए जरा। 7.5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 बोलो। फिर टाइम
बोलो 5.5 डिस्टेंस 32 5.5 और अपॉन ये T2 कर दें क्या? ये T1 ये T2 टाइम तो निकलना पड़ेगा ना। डिस्टेंस वही रहेगी क्योंकि जाने का और ये आने का गया किस स्पीड से 5.5 किलोमीटर और आया किस स्पीड से, 7.5 लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना। तो T2 क्या आ जाएगा 1.5 आवर 1.5 आवर 7.5 किलोमीटर और इस स्पीड से गया ना। ठीक है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही कम्स बैक, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया सो और ये 1.5 आवर कहाँ से 1.5 ऊपर बढ़ा है क्या? ऐसे कोई देख के ही बता देगा तुम गलत हो। चीजें छिपाओ, अब नीचे बढ़ा है 1 पॉइंट में तुम 0 पॉइंट बोल दो कुछ, ऐसे गलत बोलोगे तो लोग पकड़ लेंगे ना। ऊपर छोटी चीज है नीचे बड़ी और तुम कह रही 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे कभी होता है? यहाँ तक बात समझाई? तो 5 से कट करो 11 और इससे करो 15, अब 15 और 11 है, क्या ये आवर है? 11/15 आवर है, तो इसको नोएल हम मिनट पे कैसे बदलें? इंटू 60 कर दें, क्योंकि आवर 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? ये 11/15 इंटू 1 आवर है, तो 11/15 इंटू 60 कर दो तो कितना हुआ बोलो? 44 मिनट। और ये कितना आया? 60 मिनट्स जरा इन दोनों को जोड़ो। 100 हेडिंग टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2 हेडिंग, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 दैट इज 60 प्लस 44 तो 104 मिनट हो गया। बात समझ आ गई? अच्छा, टोटल डिस्टेंस भी बता दो त्रिशु, बोलो ना सुहाना। हाँ बोलो। 11 सही है, वो भी वही बोल रही थी कि 5.5 जाना 5.5 वही बता रही है। तो टोटल डिस्टेंस, बस वो थोड़ा दिमाग लगा के बता रही, 5.5 किलोमीटर प्लस 5.5 किलोमीटर, तो मिला के कितना हुआ जाना और आना? कोई ये तो नहीं हो सकता 10 किलोमीटर जाने में स्कूल लगे और 12 आने में, लोग हम कैसे आए? क्या जा जाके लौट रहे थे बार बार स्कूल? तो दैट इज 11 किलोमीटर कितना होता है? सही है, 11 किलोमीटर है। किलोमीटर में रखो, इसको भी हम बदल सकते हैं, इसको हम आवर बदल लेंगे क्योंकि आंसर तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में है क्या? तो अब जरा देखो कि 104 मिनट कितना हो सकता है? 104 मिनट ही लिखो, लेकिन इनटू में क्या लिखे बताओ जरा अमन? आवर में 1 आवर ऊपर लिख दो तो मिनट मिनट कट जाएगा, तो 1 आवर और नीचे क्या लिखें? तो मिनट मिनट कट गया, फिर क्या होगा बोलो? 60 ये कटेगा 6 से, 44 नहीं कटेगा ना, तो किससे कटेगा? दैट इज 34 से भी कट जाएगा, तो 15 और 4 2 जा 8 4 6 जा 24, तो कितना हो गया बोलो? 26/15 आवर। अब बताओ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी अस्मिता? एवरेज वेलोसिटी का पता करो, बताओ देविका, बोलो तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सही बता रहे, बोलिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन, उसी लिए निकाला ही है, टोटल टाइम भी निकाला, टोटल डिस्टेंस उसको यूज करेंगे ना। सो यही तुम बता भी रही थी, तेज बोला करो। अपॉन तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना है बोलो? 26/11। नोएल 26/11 का क्या हो जाएगा बोलो?
अब कैसे हो जाएगा? 1500 हाँ? 11 15 है, 15 कर दिया, चलो 15 कर दिया। अब कैसे हो जाएगा? मैं बोलिए। तो 11 में किससे डिवाइड किया? 26 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं, क्योंकि ऊपर किलोमीटर नीचे आवर 165 बाई 26। अब इससे करो, कितनी बार हो जाएगी? 4 टाइम्स, 6 times 6 times 2 छंग 15, तो 1 तो 9 आया, डेसिमल लगा दिया। अब कितना आएगा? 3 टाइम्स, तो 26 या 72, तो 180, 6.36 आ जाएगा। 78 हाँ? 26 ओके, 78, तो ये कितना आ गया? 120, तो 3.36 ही मानो, थोड़ा सा कम है फिर भी माना जा सकता है। कुछ और कमी है क्या? 6 क्यों ले लिया? 5 टाइम्स जाना, कहीं गड़बड़ी की है? इससे कितना आएगा? 165 ही है, तो 9 आ जाएगा। और अपॉन 26 है, तो क्वेश्चन में 6.35 लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम 5 करके हम उसकी राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो 5 लिखो। 5 में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 में भी नहीं जाएगा ना, तो 5 भी नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब 360 सारे आंसर हैं, वही लो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है, तो वो लोग कितना हो गया? 0 से 104 के बीच कितना है इसका? जो एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? आंसर दो, नोएड। लो बता, कितना अच्छा। यही क्विक विटेडनेस है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, जाना और आना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब जस्ट डिस्प्लेसमेंट ही 0 तो वेलोसिटी क्या होगी? और एवरेज स्पीड क्या है? ये, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? चेक करके बताओ। डी है? डी कहाँ से हो? डी है ना, स्पीड डी लिखो, दैट इज एवरेज स्पीड इज 6.36। हाँ, सर, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखते हैं? स्पीड होती है यहाँ नीचे। वो गलत लिखा, सर मेरे को नहीं हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो बताया करो, नहीं तो फिर ऐसी गलती लिख लोगे। अब एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 किलोमीटर पर आवर। अगला देखो, नेक्स्ट इज, अब तुमको कनिष्का बात समझ में आई कि कहाँ गड़बड़ी हो रही थी? नहीं, अगर मान लो जैसे u से v पहुंचे तब u प्लस वी बाई 2 करो, अलग अलग चले तो उससे डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो। बुक का भी कराएंगे अब्दुल्ला वाला क्वेश्चन। अगला देखो, प्लांट्स कैन बी मेड डिसीज रेजिस्टेंस बाय कुमकुम। हम प्लांट्स को डिसीज रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं? मतलब डिसीज उस पर कोई लगे ही ना, ऐसा किया जा सकता है क्या? बताओ। यूज ऑफ एंटीबायोटिक, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? बोलो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हो कि दो अलग अलग तरीके के, मान लीजिए मैरीगोल्ड फ्लावर है, एक में डिसीज नहीं लगती और के फूल बड़े बड़े हैं, तो दोनों का एक साथ हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसके पॉलन ग्रेन्स को इसके पिस्टिल में डाल दो, ओवरी में, वो यही हाइब्रिडाइजेशन है, पॉलिनेशन है, उससे फिर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे हमने कहा नहीं था स्विस काऊ और सहवाल, तो स्पीसीज तो सेम है, वैरायटी अलग अलग है कि नहीं? तो इस ऐसा हो गया, बात समझ आ गई? तो उसको हाइब्रिडाइजेशन। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? जब आगे चल करके आप जेनेटिक्स के ब्रांच में जाओगे तो 11th में मिल जाती है, तो दैट इज, कुछ लोग बायोजेनेटिक्स भी लेते हैं, तो उसमें फिर उसमें क्या होता है कि डीएनए को म्यूटेशन करते हैं, तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। बात समझ में आ गई?
तो इन दोनों से क्या किया जा सकता है, हम डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। फिफ्थ, त्रिशु फिफ्थ का आंसर दो, बताइए क्लोरोप्लास्ट किसमें किसमें होता है, क्लोरेंकाइमा एंड सीव ट्यूब, कॉलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा, जाइलम, इसमें किसमें होगा, डी, ऑप्शन डी। पैरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा, तो हर जगह क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि कभी हरी डंठल देखी है तो वो ग्रीन है, तो जो भी चीज अगर फोटोसिंथेसिस करती है और ग्रीन है तो फिर इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। स्लेरेंकाइमा में पाया जाएगा देविका की नहीं, क्योंकि वो तो डेड सेल है, जैसे नारियल का जूट वो कभी हरा होगा तो सूख जाएगा। तो इस तरीके से किन दो चीजों में पाया जाएगा, ये उल्टा ही बता अपनी कहानी रहती है। अच्छा, इस कहानी में भी इन्होंने मिसगाइड किया था, देखो फिर ये क्लास को मिसगाइड किया। सोचिए असम जाना है तो अब पढ़ के क्या करना है, दैट इज डी। स्लेरेंकाइमा में बोलो बता दिया। ओहो, नाउ प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, बोलो मैम, प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता है, रफ बना देगा अमन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बनाता है। लिपिड का मतलब फैट होता है कि नहीं, तो अच्छा बताओ लिपिड कौन बनाता है सुहाना, और प्रोटीन, तो दोनों चीजें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाई ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सर मैंने वही बोला था, क्या चीज, प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल आर मैन्युफैक्चर्ड, ये अब ऑप्शन ही गलत है, क्या किया जाए, मैंने तो सही बोला, ऑप्शन ऑप्शन तो वही सही रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना। ये घटिया नोट्स हैं, चलो हाँ, सिंबल ऑफ आयरन इज, ठीक है, नेम द मसल विच इज फाउंड इन विसरल ऑर्गन, जो अपने आप ऑटोनॉमस है, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे स्मूथ मसल्स होती हैं विसरल ऑर्गन, जैसे हमारे पेरिस्टैल्टिक ईसोफेगस है, आहार नाल, वो ऐसे ऐसे होती रहती है, खाना नीचे पहुंचाती है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स अंदर हो रहे हैं, आइरिस का छोटा होना या बड़ा होना, तो ये स्मूथ मसल्स है, आप कुछ कर सकते हो क्या, दैट इज। तो फिर ये बताइए सुहाना, जो ऑटोनॉमस सिस्टम है और एक वॉलंटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, ऑटोनॉमस का क्या मतलब है तुम बताओ, खुद का, वॉलंटरी, तो ये बताइए कि वॉलंटरी जो हमारा सिस्टम है, जैसे हाथ उठाना, ये अपेंडेजेस है, जो शरीर के बाहर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, अपेंडेजेस, तो इनमें कौन सी मसल्स हैं, बोलो नाम बताइए, पता चले हमको। स्ट्रेटिफाइड या फिर मतलब स्ट्रेटिफाइड, तो वो तो तुम वो बता रहे हो एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रिएटेड बोलो या स्ट्रिप्ड बोलो, स्ट्रेटिफाइड का क्या लेना देना, नहीं स्ट्रिप्ड बोलो, धारीदार है ना। तो स्मूथ मसल्स यानी हमारी दो तरीके की मसल्स है, कौन कौन सी मसल्स हैं, वो तो 3 तरीके की हैं, एक तो वो जो बिना रुके चलती रहते हैं वो कार्डियक है, तो इसमें एक है वॉलेंट्री और दूसरी कौन सी है इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमस। इसी को क्या कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है ऑटोनॉमस मसल्स, यानी विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन। तो उत्कर्ष किससे बनी होती है, वॉलंटरी मसल्स किससे बनी होती है, हाँ यही बात है। क्या स्ट्रिएटेड इस तरीके की हैं, बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल है, और वो स्पिंडल शेप्ड है, इस तरीके से है, तो ये स्ट्रिएटेड। अगला क्वेश्चन,
Three students ABC demanded determine the volume of a solid by immersing it in water can be set up. The result obtained will be wrong for इसमें तीन लोग क्या कर रहे हैं बताओ कि ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देख रहे हैं तो किसका रिजल्ट गलत होगा चेक करो The student get a volume of solid by immersing it in water in the overflow cans can set up the result. इन तीनों में फर्क है क्या? सर उनके बगल में कंटेनर है। कंटेनर की साइज दो से क्या? ये क्या चीज है? हमें तो तीनों एक ही फिगर लग रहे हैं। सॉलिड स्ट्रीम हुआ तो पानी तो तीसरे में मीजिंग के निशान नहीं बने क्या? तो तीसरा तो गलत है। अब ए और बी देखो जरा, ए और बी में क्या फर्क लग रहा है? All of these लिखा है इसमें सभी के रिजल्ट द ओवरफ्लो मस्ट ऑलवेज बी फिल्ड अपॉन इट्स स्पाउट बिफोर यूजिंग इट टू मेजर द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ओवरफ्लो तीनों का रिजल्ट गलत होगा क्योंकि ये जो चीज की गई है ना ओवरफ्लो मस्ट बी फिल्ड अपॉन यानी वाटर मस्ट बी अप टू द ब्रिम मुहाने तक होना चाहिए जबकि इन लोगों ने ये क्या किया है कि यहाँ पे इनका वो है और यहीं तक पानी भरा है तो बोलो इन लोगों का काम सही है कि गलत ऐसे तो बहुत सारा डूब जाएगा तब तक पानी ही नहीं आएगा तीनों स्टूडेंट गलत एक ने तो बिना मार्किंग का भी मीजर वो बीकर ले लिया है तो सर अगर होगा तो वहां से तो निकल ही जाएगा ना। अरे निकलेगा तो आधे तक ऐसे ही खाली चलेगा यहाँ तक पहले आए तब निकले तो कोई कहते और ऊपर कर लो तो निकले ही ना फिर यहाँ तक तो रखो ना पानी एक भी उसमें थोड़ा भी डूबे तो निकले ना तो तीनों में देखो ऑल ऑफ दीज हु आर रॉन्ग क्योंकि तीनों में वाटर का लेवल नीचे है ना ऑल ऑफ दीज अगला देखिए Which of the following cases of motion, the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Earth is revolving around the sun. Pendulum is moving to and fro. Car is moving on a straight road. बताओ सृजन आपके लिए क्वेश्चन है कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो बताओ किसमें क्योंकि बाकी के केस में ऐसे ऐसे चल रहा है तो उसमें जो भी है डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट कम होगा लेकिन जो स्ट्रेट है तो जो डिस्प्लेस और वो भी एक ही डायरेक्शन में चल रही तो सी हो गया द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम सृजना रुक जाओ सृजना पहला एटम एटॉमिक मॉडल किसने दिया ठीक है डी Which of the following cell is found in cartilaginous tissue of the body? तो cartilaginous tissue. Which of the following cells is found? पहले इसका मतलब समझो. Cartilaginous का मतलब. कार्टिलेजिनियस टिश्यू ये क्या चीज है इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स बोन्स एंड जॉइंट इट एक्ट्स एज ए शॉक अब्सॉर्बर हाँ वही है ये मतलब बोन्स एंड जॉइंट्स पे पाए जाते हैं जो लिगामेंट एंड शॉक अब्सॉर्बर भी है तो कार्टिलेजिनियस टिश्यू का मतलब ये बोन के बीच में पैड है तो ये शॉक तभी तो अब्जॉर्व करेगा बोन आपस में जब हम कूदते हैं तो बोन से बोन न टकराए एक बीच में पैड स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेजिनियस तो और ये भी तुम समझ सकते हो ये बिल्कुल वही है जो ये है यही टिश्यू वहाँ पाए जाएंगे बोन के बीच है ना
कार्टिलेज की बने कि नहीं? क्या चीज कही गई है? तो ऑस्टियोसाइट्स में, मास्ट सेल में, बेसोफिल्स में, कॉन्ड्रोसाइट्स में। ऑस्टियोसाइट होना चाहिए क्या? कॉन्ड्रोसाइट, हाँ, तो इट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स ही कहा जाएगा। लिखो इस चीज को, दैट इज जो भी कार्टिलेजिनियस टिश्यू, देखो इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं ये कार्टिलेज होते हैं। ये चीज पहले बनवाई थी कि नहीं? और कई में 4 डिवीजन भी हो जाते हैं। तो ये हमारे नोज में, ईयर में, और किसी में सिंगल भी होते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये किसमें है? ये कार्टिलेज है जो फ्लेक्सिबल हो। समझ में आई बात की नहीं? और इन्हीं को कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। बुक में ये डायग्राम दिया है, यही। तो इनको क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। और बोन सेल को कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनियस टिश्यू। कार्टिलेज में कौन से सेल पाए जाएंगे? तो कॉन्ड्रोसाइट। कह रहे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कार्टिलेज है, इसके सेल का नाम बताओ, तो कॉन्ड्रोसाइट। मास्ट सेल, ये येलो कोलेजन फाइटर मास्ट सेल होगा कि जो कि हमारे एडिपोज टिश्यू, 3 अलग अलग नाम है। तो एडिपोज टिश्यू का मतलब समझते हो? फैट जो स्किन के नीचे एक लेयर है वो, तो उसको एडिपोज, जैसे मयंक को या अभिषेक को, इनके पास एडिपोज टिश्यू की भरमार है। तो दैट इज एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट सेल। कितनी बात समझाई? अच्छा दूसरा बताओ, और फैट सेल हो गया। अब ये बताओ ऑस्टियो सेल कहाँ पाए जाएंगे? बोन टिश्यू, ऑस्टियो सेल, बोन टिश्यू। और कॉन्ड्रोसेल, साइट का मतलब तो सेल होता है ना, तो बोलो कॉन्ड्रोसेल। तो कार्टिलेज, यही चीज। और कोई है? यही सब। मास्ट सेल पूछा है ना, मास्ट सेल का तो मैंने नहीं लिखा है, यही मास्ट सेल है। समझ में आई? ये मास्ट सेल है, डायग्राम में देख लेना। अच्छा बेसोफिल, एसिनोफिल्स, ये सब क्या है? ये सब WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम है। 13 तरीके के WBC होते हैं ना। कभी ब्लड रिपोर्ट किसी ने नहीं निकलवाया आपको? बड़ा 13 तरीके के WBC का दिखाया जाता है, लिपिड प्रोफाइल। उसमें बेसोफिल्स, एसिनोफिल, एरिथ्रोसाइट्स, इन सभी का रहता है पूरा डिटेल। तो ठीक है, अब ये देखो इन सब के नाम भी तुम देख लो, तुम्हें पता तो चले। और भी पूछे मास्ट सेल का भी किसने पूछा है, कंफर्म कर ले। तो मास्ट सेल इज फाउंड इन, कहाँ पाई जाएगी? ब्लड सेल, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एवरी ऑर्गन, लंग्स, इंटेस्टाइन और नर्व्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शन ऑफ मास्ट सेल, लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम देखें जरा। मास्ट सेल, इनिशिएशन, इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी, इम्यून रिस्पांस, ये सब इम्यून रिस्पांस करती हैं। फंक्शन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब देखेंगे आप। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अटैचिंग टिश्यूज, मूवमेंट। मास्ट सेल यहाँ मत लिखो, इसको बताएंगे, इसको भी चेक करके बताएंगे। मतलब मास्ट सेल लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, मतलब सॉल्व बताएंगे। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोनोजन है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये नेम एंड टाइप ऑफ WBC, ये याद करो। तुम्हें WBC दिखाया गया है ना, ये WBC रखा है कि नहीं, व्हाइट कलर का?
तो ये अलग अलग तरीके के, ये WBC, RBC, ये WBC है, तो इसके नाम देखो, कुछ आपको पता चल जाएंगे। ये देखो, ये सब इसके नाम है। क्या क्या नाम है बताओ? मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल आ गया, और लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। इसमें कोई नाम है ऐसा? बेसोफिल है, तो बेसोफिल तो WBC है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्टिलेज में, क्या यहाँ कार्टिलेज में पाया जाएगा? WBC नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए एसिनोफिल, बेसोफिल, इसी तरह के लिम्फोफिल्स, ये सारे ये सब है। लिम्फोसाइट्स का मतलब है ये हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, वो बाहर से ब्लड की वो जो होते हैं ना प्लाज्मा, उसको कलेक्ट करके सब क्लेवियन वेन के थ्रू फिर से हार्ट में डालते हैं। कई बार क्या होता है, पूरी बॉडी में जब ब्लड जाता है तो सामान पहुंचाता है, लेकिन अगर कोई सेल ना ले रहा हो तो वो बाहर ही फेंक देता है। सेल, वो जो ब्लड जिसमें जाती है ना कैपिलरी, वो बहुत पतली पतली होती है, वो सारा प्रोटीन, अमीनो एसिड सब बाहर फेंक दे रहा है। कह रहा कोई नहीं दे रहा, चलो बाहर फेंको, और वहाँ जाके हार्ट को बोलेगा मैं तो सब दे आया। हार्ट बोलेगा दे के आए हो? हाँ सब दे आया, और फेंक के आया है, और लेकिन उसके पीछे एक और आदमी लगाया है हार्ट ने। किसको? उसका दूसरा एंड ओपन है। जैसे तुमने देखा कि कहीं कहीं पर पानी भर जाता है, वो खतरनाक पुलिया में नीचे, तो पंप से निकाल के फेंका जाता है ना, जैसे कहीं ढलान वाली जगह पानी ना भर जाए। तो शरीर में भी ब्लड ने कभी सब चीज़ें छोड़ दी, तो क्या वो वापस हार्ट में नहीं आनी चाहिए सर्कुलेशन में? तो उसका एक एंड ओपन है, वो वहाँ से खींच के किस में डाल देगा? सब क्लेवियन में। तो वो एक लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे एक सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, और बाहर अगर सेल के बाहर भी तो कुछ चीज़ें हैं, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो चीज़ वापस कौन डालता है हार्ट में? लिम्फेटिक सिस्टम। बात समझ आ गई? लेकिन क्या उसमें गंदगी के आने की भी संभावना है? तो वहाँ लिम्फोसेल्स का काम है, वो उनको साफ भी करेगा। भाई बाहर से कोई चीज़ आए तो क्या गंदा नहीं होगा उसमें? तो उसके लिए WBC है। अब देखो, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज, बोलो सृजना। हाँ 13 14 देखिए, स्टूडेंट मिक्स द व्हाइट ऑफ एन एग विद, जो व्हाइट ऑफ एन एग है सुहाना, उसे क्या कहते हैं? बोलो। जैसे कई बार दुकान में जाते हो, कोई अंडा नहीं खाती, ये बोलो। बहुत अच्छा, ये कैसे इतना जानती है? एल्ब्यूमिन, इसको क्या कहेंगे? और जो बीच वाला पोर्शन इसे योक कहते हैं, येलो। तो अंडे में ये पोर्शन जो है बाहर वाला, ये क्या है? एल्ब्यूमिन, और ये योक। ठीक है, तो जो योक है वो अल्टीमेटली DNA इन सब से बना हुआ है, क्योंकि वो सेल का न्यूक्लियस टाइप है। और जो ऊपर है वो किससे बना है बोलो? दैट इज वो प्रोटीन है। और ये बीच का येलो पोर्शन, ये क्या है? योग हो गया। उस लोग योग फेंक देते हैं, योग हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि DNA न्यूक्लिक एसिड दूसरे के हम लेके क्या करेंगे? तो कई लोग अंडे खाने जाते हैं तो बीच का हटा देते हैं, वो किसी भी काम करेंगे। इवन डॉग्स को खिलाया जाता है तो येलो पोर्शन हटा के खिलाया जाता है। अब देखो क्या चीज कही गई है, व्हाइट ऑफ एग विद वाटर एंड स्टीर्ड आफ्टर सम टाइम। उसने क्या देखा होगा? एग व्हाइट सेटल डाउन एट बॉटम, इट ट्रांसफर्स पेरेंट सॉल्यूशन। क्या तुम अगर जो अंडे की जर्दी है उसको मिला दो पानी में, तो क्या वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा कि फ्लोट करेगा? A transparent mixture is formed. Egg white floats on the surface of water. मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैंने कभी करके देखा। इसका रीजन भी देखो क्या हो सकता है। That is transparent mixture, translucent mixture is formed. पानी में तो मिल जाएगा, फिर वो फ्लोट नहीं करेगा। पानी में मिला लो तो, क्योंकि वो भी जो अंडे का ऊपर वाला पोर्शन है वो एक तरीके का कैसा है, वो वाइट हो जाता है जितना फेंटोगे। कभी देखा नहीं अंडे बनाने वाले को फेंटते समय,
और जब उसमें डालता है तब तो नहीं वाइट होता है, तब ट्रांसपेरेंट है, और लेकिन जैसे फेंटेगा तो वाइट नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको कहते हैं बीटन एग मिक्सचर। तो जो एग मिक्सचर, तो ये देखो इस चीज को हम देख रहे हैं, कि इसको क्या कहते हैं, ये देखो अंडे को फेंटने पर बनने वाला मिश्रण। व्हिपिंग ऑफ एल्ब्यूमिन ऑफ एग। अब ये देखो इसकी व्हिपिंग देखो। Here are 3 ways to separate an egg. The first one is the back and forth method, just transfer the yolk back and forth and the half of the shells, and strip away. The second method is to use a slotted spoon. The whites will push through the opening in the spoon until just the yolk is left. Okay. Next is when the displacement of a body is directly proportional to square of time, then the body is moving with uniform acceleration. तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। वैसे ये बताओ एस क्या होता है, यूटी प्लस, अब मैं अगर यू को 0 पुट कर दूं तो बोलो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, करो 0, क्या हाफ एटी स्क्वायर। क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, तो अब सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एस, और हाफ भी कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है ही है, क्या हाफ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बोलो अगर टी बदलेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, तो एस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, इतनी तो बात समझ आ गई, आधा क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है। Then the body is moving with uniform acceleration। क्या ये बात सही लग रही है नोएल की नहीं लग रही है, उत्कर्ष आप बताओ। कह रहे हैं अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ सही है। उसी शर्त पे तो हम वहां पहुंचे ही। हाँ तो भाई ये जब कांस्टेंट होगा तभी तो हम यहाँ होंगे, और यही वेरी कर दो तो फिर प्रोपोर्शनल हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन क्या है, और जब हमने ये डिराइव किया था तो तुमको याद है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जब मैंने डिराइव किया था तो भी हमने कहा था ये वीटी ग्राफ है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये v है और ये t है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का सब जगह इक्वल है, सेम है, तभी ये लीनियर ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ ही तभी बनता है, उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है, जब तुम तीनों लॉ को डिड्यूस करोगे तो टीचर यही देखती है कि मयंक ने एक्सीलरेशन कांस्टेंट ऊपर लिखा है कि नहीं, नहीं तो दबा के आधा नंबर काटो इसे, ये टॉपर नहीं हो सकता, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना। तो ये अगर गलती तुमने की है डिडक्शन में, नहीं तो लोग बोल्ड लेटर में लिखते हैं एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, हाईलाइट करते हैं ये लोग, टीचर इसे देखें आधा नंबर मजाल है काट लें, करती हो कि नहीं, चाहे यहाँ रहो चाहे ऐसा में करोगी हर जगह। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो हेमंता विश्व शर्मा के पास जाओ, वहां मुख्यमंत्री हैं, एस इज प्रोपोर्शनल टू। अब अगला क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, रीजन समझो। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, कौन सा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द टाइम एक्सिस विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सीलरेशन। ये बात सही है, ये स्लोप है, ये चीज क्या कहलाती है, एंगल को क्या कहते हैं, स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो स्लोप ही, अगर ये दिस हाइट अपॉन दिस हाइट कर दो उसी को स्लोप कहते हैं। मान लो तुम्हारे पास ज्यादा स्लोप है तो बोलो क्या ये वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, हाइट अपॉन बेस ही स्लोप होता है, ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा स्लोप होगा और कम हाइट होगी तो कम स्लोप नहीं है। तो क्या वही जो स्लोप है वही एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये जो चीज है, अगर मान लो ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्या तुम्हारा ये जो चेंज है क्या ये v2 माइनस v1 है,
ये तो है ना हाइट, क्योंकि ये v1 से v2 गया, ये समझो ये u है, 0 टाइम पे t है, 0 टाइम पे ये u पे था, और बोलो t टाइम पे कितने पे हो गया, तो ये हाइट v है और ये हाइट u है, तो ये कितना हुआ, बोलो v माइनस u नहीं हुआ, और ये 0 है और ये t है, तो क्या t डिस्टेंस नहीं हो गई, तो दिस बाय दिस ही तो एक्सीलरेशन है, और दिस बाय दिस ही तो स्लोप है, तो स्लोप है, बात समझ आएगी नहीं भाई। एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप, और स्लोप को मैंने अभी क्या बताया, हाइट यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बोलो हाइट कितनी आ गई v माइनस u, और बेस कितना आया, तो बोलो एक चीज हुई कि नहीं, क्या यही लाइन लिखी वहां पे, पढ़ो क्या लिखा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज एक्सीलरेशन। बिना कॉपी देखे इस चीज को बोल के दिखाओ, इज द रीजन करेक्ट और इज इट इज सपोर्टिंग द असर्शन, बोलो, वो उससे कह दो, उसे स्लोप कहते, उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, अरे उसका क्या लेना देना, ये बोलो कि वो एक्सीलरेशन लीनियर है, वो तो वो नहीं रखा ना, उस तुमसे हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन तो पूछी नहीं है, ये बोल देते हैं कि लीनियर होगा ऐसे ग्राफ में जिसमें s इसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सीलरेशन अभी बताया कि कांस्टेंट होगा, तो उस समय स्लोप अगर यहाँ 30 है तो वहां भी तो 30 होना चाहिए कि नहीं, और ये भी अगर 30 है और कह दो अलग अलग रखेंगे तो फिर कहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट, दिस बाय दिस का तो नहीं, हम तो ऐसे बनाएंगे तो यहाँ अलग एंगल हो जाएगा, यहाँ अलग नहीं हो जाएगा, तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही, लेकिन क्या जो रीजन है वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है असर्शन का नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक करो, मैं भी इसमें भी चेक करता हूँ, मुझे भी सही लग रहा है। सीजना क्या लिखा है, कुछ लिखा है, भी है 17 क्वेश्चन लिखो, बी दिया है, तो बी इज करेक्ट। 18th देखिए क्या कहा गया है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बट रबर बैंड बीइंग सॉलिड कैन चेंज इट्स शेप। क्या कुमकुम इस बात से सहमत हो कि सॉलिड का शेप तो फिक्स है, लेकिन वो अपना शेप चेंज कर सकता है ना, ये तो सही बात है। और दूसरा क्या, when force is applied then the rubber band changes its shape and regain its shape। ये रीजन कोई मतलब सॉलिड्स है और रबर बैंड अपना शेप चेंज कर सकता है, जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो चेंज करके, ठीक लग रहा है, बी होगा ना, वो उसका रीजन थोड़ी ना है, रीजन है, बता तो रहा है कि वो अपना रिगेन कर लेता है, इसलिए हम इसे सॉलिड माने, रिगेन भी कर लेता है, ऐसे समझो। इसका भी रीजन चाहिए ना, क्यों कर रहा है, इसका भी तो रीजन चाहिए ना, क्यों कर रहा है, प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है बता, What about sugar and तो क्या लिखा है, लिखा है बुक में, लिखा है इट कैन रिगेन, यही लाइन लिखी है बिल्कुल, उसका ये रीजन है कि वो रिगेन कर ले रहा है इसलिए सॉलिड है। अब ये नहीं कि फोर्स अप्लाई किया लिक्विड बह गया तो फिर से ग्लास में आ जाए, तो लिक्विड अपने शेप को नहीं रिगेन कर पाता, चूंकि ये कर लेता है इसलिए इसे सॉलिड की श्रेणी में रखा जाए, बस यही रीजन है, तो यही माना जाएगा। 19th देखो, डेंड्राइट इज सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस विच फॉर्म्स फाइन ब्रांचेस टर्मिनल। ये देखो, तो एक तुमको ये पता है कि ये सब, ये क्या होता है बोलो, यही तो डेंड्राइट है, ये सब बॉडी है, और फिर इसके बाद ये ऐसे पतला चला जाएगा और लास्ट में नर्व एंडिंग होगी क्या, एक्सॉन, इस पे माइलिन शीथ होगा और नोड्स ऑफ रेनवियर होंगे, ये ऐसा होता है, ये माइलिन शीथ है, मतलब जैसे मोबाइल पे कवर चढ़ाते हैं ना पीछे, तो ये माइलिन शीथ है और ये बीच में थोड़े थोड़े नोड्स हैं कि मुड़ने पे टूटे ना, तो इसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, कई बार पूछ लेते हैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ।
और ये है माइलिन। शीत का मतलब किसी का कवर, शीत। ये देखो, अच्छा ये क्या है? ये सेल बॉडी है। फिर ये क्या है? टिश्यू। तुम भी बता सकती हो क्योंकि तुम जनरली तुम बता देते हो, उसको सोचने तो दो। अभी वो 5 मिनट सोच के बता देती है। फिर ये क्या है? टिश्यू। हाँ बोलो। वो बता ही देती 10 मिनट सोच के, तुमने क्यों बता दिया? ये क्या है? टिश्यू। ये बीच में। हाँ वो 15 मिनट सोच के बता देती, तुम क्यों बता रही हो? इतनी बात समझ आ गई? तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, समझ में आए? सेल ये है साइटोन, सेल है, सेल कोई तो साइटोन कहेंगे। सर उसमें राइबोसोम जैसे हैं? उसमें डॉट डॉट जैसा भी कुछ होता है ना? डॉट होते होंगे। मिसेस ग्रेन्यूल। देखें मिसेस ग्रेन्यूल इसमें हाँ चेक कर लें। हम इतना देख लें। ये बताओ नर्व सेल के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट। ये 3 पार्ट है। नर्व एंडिंग इसका कोई पार्ट नहीं। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या चीज कही गई है? डेंड्राइट इज ए सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब है? ए इज फॉल्स। प्रोसेस थोड़ी है, डेंड्राइट कोई प्रोसेस थोड़ी, वो तो स्ट्रक्चर है। ये तो फॉल्स हो गया। और सेकंड पढ़ो, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोसेसेस। हो सकता है प्रोसेस का मतलब ब्रांच को तो नहीं कहते हैं। प्रोसेस का वर्ड गलत है यहाँ पर, मिसप्रिंटिंग। वो बनाने वाला होना चाहिए। नहीं, प्रोसेस का कुछ और भी मतलब होता होगा, ब्रांच होगा। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। प्रोसेस वर्ड ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस बनाना नहीं, प्रोसेस का मतलब ब्रांच भी होगा, अभी हम दिखाएंगे। तो क्योंकि कह रहा रीजन सही है, तो रीजन क्यों सही है? देयर आर शॉर्ट प्रोसेस कमिंग आउट फ्रॉम साइटोन। वो कह रहा है ये सही है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब शॉर्ट ब्रांचेस कमिंग आउट। असर्शन में क्या कह रहा है? लॉन्ग ब्रांचेस। तो लॉन्ग को गलत बता रहा है और शॉर्ट को सही बता रहा है। प्रोसेस का मीनिंग हम देख रहे हैं, समझाया? यानी उसमें से निकलने वाली छोटी छोटी उप शाखाओं को ही डेंड्राइट कहते हैं या डेंड्रॉन्स कहते हैं। उससे निकलने में प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वर्ड का मतलब ब्रांच भी होता है, वो लिखा। चलिए लेट अस सी, कहाँ लिखा है? लिखा है ब्रांच? हाँ? Process meaning. Meaning is process, a series of actions that you do for a particular purpose. That is, देखो क्रियाओं की श्रृंखला, परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रोसेस का मतलब सिनोनिम ढूंढ लो। अच्छा, is process same as branches? ये कैसे वर्ड यूज कर रहा है? वो आंसर देगा। कुछ अलग अलग चीजें। ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन में क्यों लिखा है, समझ में आई बात? बस इतना समझो, वो लॉन्ग है तो लॉन्ग हटा दिया, शॉर्ट माना। क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया। तो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। डी है ना? अगला देखिए, सर डेंड्राइट सिग्नल वो क्या होता है जो रिसीव करते हैं। दीज आर रिसेप्टर्स। तो प्रोसेस का मतलब इसमें ये नहीं हो सकता। शॉर्ट प्रोसेस का मतलब है बस किसी चीज को सूचनाओं को भेजना। अब इसमें फॉल्ट है, अभी तुमने देखा नहीं, वो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्पन्न। तो किस क्या रिलायबिलिटी इस क्वेश्चन में पर? सब झूठ बता रहा है। समझ आई बात की नहीं? आर में वो लिपिड भी बनवा रहा है, और क्या कर रहा है? अब अगला देखो, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि ये जो है ये बुकलेट ही झूठी है। अगला पढ़ो, 20th
20th क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस में जितने हमारे प्रोटॉन है उन्हीं को एटॉमिक मास कहोगे? नहीं, प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो ये तो गलत हो गया। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये भी। किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम, चाहे मान लो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का, तीनों का एटॉमिक मास सेम होगा। ये एटॉमिक नंबर नंबर से सेम होगा। नंबर सेम होगा, मास तो अलग है। प्रोटियम का 1U, अलग होता है। ड्यूटेरियम का 2U, ट्रिटियम का 3U। तो उनके ये एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन क्या उनके प्रोटॉनों की संख्या या एटॉमिक नंबर या फिर Z समान है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी। ये तो फॉल्स है, तो डी कर लो। बैटरी लाइट्स ए बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस। तो अब देखिए, किसी बैटरी में केमिकल एनर्जी, तो इसके अंदर कुछ केमिकल भरे हुए हैं करंट, और फिर उससे ये बल्ब जल गया तो क्या होगा? अच्छा, ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, तो क्या यहाँ से करंट चलेगी? तो केमिकल एनर्जी किसमें बदली कनिष्का? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर सुहाना क्या हुआ? यही होगा। इससे करंट चली, करंट को आई कहते हैं। केमिकल एनर्जी किसमें बदली बोलो? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदली? ओके, नाउ 20 सेकेंड। अच्छा, एवरेज पावर देवी का डिफाइन करो। ठीक कह रही हो। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन इज नोन एज कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। लिख लो एज एवरेज पावर। चलो अगला देखो, बोलो। 20th क्वेश्चन में रीजन में लिखा है ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट राइट पार्ट में तो डिफरेंट। हाँ, बोलो क्या पूछे? एक ही एलिमेंट के, जैसे मैंने तुमको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और अलग अलग एलिमेंट होंगे तब तो अलग अलग हो ही जाएंगे। कार्बन की समझ में आ गई बात कि नहीं? तुम्हारा कब से एग्जाम है? 29। अच्छा, 29। आपका 28 मेरे तो चालू हो गए, चल रहा है। चालू हो गए। अगला साइंस का है, अगला साइंस का। अगला साइंस का। अभी किसका हुआ? हिंदी। हिंदी हो गया। चलो तब तक 27 तक तो साइंस पढ़ते ही हैं, जिससे कुछ ठीक हो जाए। आपका कैसे है? 29 को कौन सा है? 29 को पहला मैथ्स है। ठीक है, 2 दिन फिर उसके बाद पहले 27 तक ये करेंगे, 28 को मैथ्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। छुट्टी शुरू हो गई तुम्हारी? नहीं। चलो 20 सेकेंड। A sample of water under study was found to be boiled 100 प्योर तो था नहीं। नहीं। Is water pure? Will the water freeze at 0 degree Celsius? प्योर तो नहीं था। अच्छा बताओ, वो 102 पे बॉईल किया है, वाटर प्योरली 100 प्योर नहीं है, तो क्या वो 0 पे फ्रीज करेगा? कितने पे फ्रीज करेगा? मतलब 5 डिग्री पे जमेगा कितने पे? करेक्ट, आप भी बोलो। करेक्ट। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अगर चाशनी बना दी जाए तो क्या वो पानी देर से उबलेगा? और उसको जमाने में भी बड़ी मेहनत है, -5 डिग्री पे जमेगा। प्योर वाटर 0 पे जमता है और 100 पे उबलता है। इसको जमाने में भी दिक्कत, उबालने में भी, क्योंकि आपने मिक्सिंग कर दी ना। तो अब क्या होगा बोलो? इट विल फ्रीज एट -5 डिग्री। तुमको मालूम है जब पानी में, ये दूध में नमक मिला देते हैं तो ऐसी कुल्फी बहुत मुश्किल से जमती है और वो पिघलती भी देर से, इसीलिए तुम कुल्फी का मजा ले पाते हो। दूध में हल्का सा नमक मिला देते हैं या चीनी भी मिली रहती है तो वो
डीप फ्रीजर में बहुत देर तक रखने पे पानी जल्दी जम जाएगा, कुल्फी देर से जमेगी। समझ आई बात? सो इट फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन 0 डिग्री और हायर, और इट विल बॉइल मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एट लेस। यही चीज पूछी गई है। सो इट इज नॉट प्योर वाटर। अच्छा देविका, इस सेंटेंस को पूरा करो। इट विल फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट लोअर टेम्परेचर। अब वो लोअर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक एवरेज डेटा देता हूं, ये -5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन पढ़ें। सो इट इज ए मिक्सचर as it is not getting boiling, BP and MP are different. 23rd question देखें। 23rd question says a sound wave has a frequency 2 kilohertz, a wavelength 40 centimeter। बुक का क्वेश्चन है। How long will it take? in text question है। तो बताओ सीजना क्या करें? पहले तो फार्मूला बताओ, क्या फार्मूला लगाएंगे? 2 फार्मूला लगाएंगे बस, दोनों फार्मूले बता दो। कुमकुम आप बताएं। न्यू इनटू पूरा बताओ। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय रेडियन इज इक्वल टू देविका स्पीड। तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हुआ। तो सुहाना तुम दूसरा फार्मूला क्या यूज करोगी कि इसी से काम चल जाएगा? T is equal to 1 more v इज इक्वल टू सब क्वांटिटी। इन्हीं की बात माननी पड़ेगी क्योंकि इनके पास एडी पोस्ट इश्यूज ज्यादा है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अब देखो 2 किलोहर्ट्ज कहाँ लिखे? 2 किलोहर्ट्ज कहाँ लिखे? So that is 2000 hertz। और फिर क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर को क्या लिखा जाए? 0.40 मीटर। हो गया। इसको हर्ट्ज को क्या लिखे है स्मिता? पर सेकंड। पर सेकंड ना, बहुत अच्छा बताया। ये हर चीज जानने लगी है स्मिता। पर सेकंड और 0.40 मीटर। अब मल्टीप्लाई करो 2000 में 0.4 से ही कर दो, 0 का तो कोई मतलब नहीं ना। 800 तो 800 आ जाएगा। 800 मीटर पर सेकंड। अच्छा तुमसे एक ही चीज पूछेंगे, तुम्हारा पेपर भी आने वाला है। ये 800 के आसपास है, 880 के आसपास ये साउंड की स्पीड किसमें होती है? 880 के पास बताना नहीं है, फिर हीलियम मत बता देना है, उसे सोचने कहीं हीलियम में तो नहीं होती। करेक्ट। देखो इन्होंने बता दिया, यस इट इज हीलियम। जिसका एग्जाम है वो तो बुक पढ़ेगा ही। तो दिस साउंड इज नाउ ट्रेवलिंग इन हीलियम। अच्छा वो मिसगाइड कर रहा था कि गलत बता दे। तो जो मिसगाइड कर रहा था ऐसे सैंडर्स को भगत सिंह ने मार डाला। अब देखो नाउ अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोलो उसको कैसे करें। तुमको साउंड की स्पीड पता चल गई है। तो अगर ये 1.5 किलोमीटर चले हीलियम में ही तो कितना समय ले? अच्छा तो स्पीड क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो 800 मीटर पर सेकंड हो गई, डिस्टेंस कितना हो गया? 1600 मीटर। तो टाइम कितना हो गया? 200 बना दोगे तुम। एक तुम्हारे पास एक और शक्ति है, अद्वितीय है, दैवीय शक्ति है। चलो
24. Give an experiment to show the ammonium chloride undergoes sublimation. ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है? हाँ, वो अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को मिक्स करेंगे। बिल्कुल सही है। So let us take ammonium chloride and common salt और उसके ऊपर क्या रख दें? नीचे बंसल बर्नर रखेंगे। बुनसन बर्नर रख देंगे, उस पर कॉटन प्लग लगा दें। हाँ। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या लिया बोलो? NH4Cl and NaCl मिक्सचर। देखो ये अमोनियम क्लोराइड है और ये है सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज सब्लिमेट होती है। अमोनियम क्लोराइड हमारे में भी चौथे नंबर पे रखा है, पूरी डिब्बी भर के लाए थे, जितनी बार बच्चों को दिखाते कम होता जाता, अभी आधी बची है, सब्लिमेट ही हो जाती, क्या करना है। तो अब ये देखो ये चीज क्या है, ये हमने इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया है, किसी भी स्टैंड पर, ठीक है। और इसमें बुनसन बर्नर रख दिया, आग लगे तो इससे जो चीज होगी क्या, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ फनल। तो इससे क्या पता चलता है कि टेक ए मिक्सचर इन चाइना डिश भी बोल सकते हो या क्रूसिबल, दोनों ही नाम इसके। इसको क्या कहें, चाइना डिश या चाइना क्ले है, क्या नाम है, चाइना डिश है ये। क्रूसिबल है। ये वायर गेज है, वायर गेज, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। देखो ऐसा ये है ट्राइपॉड स्टैंड, ये वायर गेज हो गया। तो इसके ऊपर एक क्रूसिबल रख देना, ये रखा, और नीचे बुनसन बर्नर रख दिया, इसी के ऊपर चाइना क्ले रख देना और फिर गर्म कर देना, फिर इन्वर्टेड फनल रख देना, एक क्ले का ये, और उसी में वो डाल देना। अब ये सब मैं करके दिखाता था, लेकिन तुम्हारे पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये देखो मिक्सचर पड़ा क्यों हुआ है, ये रखा ऊपर कॉटन कर, समझ आ गई? तो काम है मिक्सचर में बहुत कुछ बताना था, लेकिन सिलेबस से डिलीट हो गया। Okay, next is फ्रीक्वेंसी हो गया। सारे नाम हमने लिख के दिखा दिए ना कि क्या क्या करना है। So the ammonium chloride will sublimate and get deposited on the walls of inverted funnel. अगला क्वेश्चन देखिए, why can a small mass as a bullet kill a person when fired from a gun? अच्छा, 25 before or after 25th question. A stone of 1 kg is thrown with a velocity across a frozen surface and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। तो उसको इस स्पीड से फेंका गया एक स्टोन को, ये फ्रोजन लेक है, तो क्या ये थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी? तो ये 50 मीटर चली और उसके बाद ये रुक गई, ये स्टोन v0 हो गया, और शुरुआती इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई, और तो कुछ ना कुछ इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो वो पूछ रहा है कि F कितना है, जबकि इसका मास कितना है 1 kg। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हैं? फोर्स का क्या फार्मूला है? F इज इक्वल्स टू m है, पहले A निकाल लो, मास तो दिया ही है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, लेकिन A कैसे निकालें जबकि हमको U, V और S दिया है? थर्ड इक्वेशन से क्या है वो? 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस, तनिष्का सारी वर्ड बताओ क्या क्या रखें? 2a स्क्वायर 50 मीटर 50 और 0 फिर 20 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर A क्या आ जाएगा बताओ? -400 अपॉन
100, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, तुमको मैं आगे कहता है, हमसे तो फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया, तो मैं आगे क्या करूँ? अस्मिता बोलो बोलो। हाँ नहीं लिखा, हाँ वो लिखा F इज इक्वल्स टू, अस्मिता वैल्यू डालो 1 इंटू -4, तो क्या आ गया? -4 न्यूटन ही तो बोलो। सो फ्रिक्शन फोर्स इज -4 न्यूटन आफ्टर ऑल। देखिए तो ब्रैकेट में सेकंड लॉ ये, हाँ चलो Why can a small mass like a bullet, तो बुलेट हमको मार सकती है? ओके, विद हाई वेलोसिटी, तो इस तरीके से आफ्टर ऑल गो bullet has high velocity, so it has high momentum. So where it hits, that parts move from its place very rapidly. वो पार्ट अपने साथ ले जाती है, पूरी बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। तो तुम्हारी बॉडी से कोई हिस्सा हट जाए, तो अगर उसी स्पीड से कोई तुमको लकड़ी का पटरा मारे तो शायद तुम ना मरो, क्योंकि पूरी बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन वो छोटी सी चीज अगर तुम्हें मारी जाए तो वो उतने हिस्से को निकाल ही ले जाएगी, तुम अपने साथ आर पार भी कर सकती है। 4 आदमी लाइन से खड़े हो तो 3 गोली की बचत भी हो जाए, एक ही से चारों को मार डालो। लाइन से खड़ा कर दो, जैसे फूलन देवी ने 17 लोगों को मार दिया था एक गोली से। बोलो लाइन से खड़े हो और पेट सबका एक तरफ होना चाहिए, हम पेट में मारेंगे सबके लगे। तो 17वां व्यक्ति मारा, 18वां बच गया, फिर उसको पीट के मारा गन से। फिर जब लोगों ने उनकी ये चीज़ देखी तो फूलन देवी को फिर पार्लियामेंट का सांसद बना दिया। मारने के बाद और क्या, फूलन देवी पार्लियामेंट की सांसद रही हैं। चंबल में उनके साथ 50 डाकुओं ने रेप किया, फिर उन्होंने ये बदला लिया कि अब मैं इन डाकुओं को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो डाकुनी बन गई और फिर उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए और फिर संसद की सदस्य बन गई। वीडियो सामने है, फूलन देवी भारतीय संसद में एक्सपायर हो गई। अब देखो आफ्टर ऑल, बात समझ में आई? तो आफ्टर और में क्या चीज दिखाई गई है कि हाई स्पीड बुलेट हैज, क्या चीज उसमें हाई होती है? हाई वेलोसिटी। सो इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फार्मूला है? पूरा बोलो। दैट इज p इज इक्वल टू मोमेंटम का भी आप भी बोलो यूनिट क्या है? सोचने दो अभी उनको, तब तक बोलो आप। सही, चल। सो हाई स्पीड बुलेट हैज, हाँ सेंटेंस पूरा करिए देविका। हाई स्पीड बुलेट हैज, सो आगे बोलिए। सो इट हैज, बताया करो, नहीं तो फिर नारी शक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? तुम तो पीछे ले जा रही हो। फिर सो द पोर्शन ऑफ द बॉडी वेयर इट हिट्स, it displaces that portion from that part, while the other body parts due to inertia of rest remain at rest. In this way it disintegrates the body, या हमारे बॉडी को तोड़ देती है उस हिस्से से, and we die. So the portion of body, इसी तरीके से कांच के शीशे गोली लगने से टूट क्यों जाते हैं, पूरा शीशा क्यों नहीं चिटकता, जबकि पत्थर लगने से पूरा शीशा चिटक जाता है? As soon as it hits the portion, it transfers its all momentum, and due to inertia of rest, the other parts remain at rest. Hence, that is the glass is saved, but the bullet enters the car to the driver. So, the portion of body where bullet hits
all transfer its all energy. It's all momentum and that part is severely damaged और उसको एक गंभीर नुकसान पहुंचता है and that part is severely damaged leading us to death और ये हमको जन्नत पहुंचा सकता है। अब देखिए नाउ Na+ का कुमकुम हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए, बोलो। 2 8 और Na का क्या है? Na का 2 8 सही। नाउ अब देखो Na+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास that is K shell or L shell और number of electrons 2 8 सर उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सोडियम में? सोडियम में Na+ है। तुम ये बताओ ये 11 और 23 क्या इससे कुछ पता चला पा रहे हो कि कितने न्यूट्रॉन होंगे? फिर मैग्नीशियम में कितने होंगे? बोलो भाई, ये Mg है। मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन है? इसमें कितने न्यूट्रॉन? तो ये दोनों कौन सी स्पीशीज हुई? आइसोन्यूट्रॉन। जब ने देखो प्रोटॉन कितने बोलो? 11 12 न्यूट्रॉन कितने हैं? तो इस तरीके से ये आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज Na एंड Mg, समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि Na+ एंड नियॉन भी कुछ है। क्या अमन आप बताएंगे ये दोनों क्या हैं? अच्छा ये बताओ हाँ बोलो। आइसोइलेक्ट्रॉन सही कह रहे हो। Na+ में अब बोलो अब कितने प्रोटॉन बचे Na+ में? हाँ? 12। तो अब तुम्हारी कोचिंग बंद हो जाएगी। कानून आ गया है कि जो गड़बड़ लोग हैं उनकी कोचिंग बंद की जाए। हाँ? प्रोटॉन कितने हैं? वो 12 बता रहे हैं, तुम 10 बता रहे हो, जबकि उसने छोड़ा इलेक्ट्रॉन ही है। Na+ का प्रोटॉन छोड़ देगा, पेरिफेरी से इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेंगे, तुम्हें वहां ऊपर से कर प्रोटॉन कहीं आते जाते थोड़ी ना। तो अब Na+ में प्रोटॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की बताओ, तीनों उत्तर। सर 11 हो गया 10 क्योंकि हम लिख के दे रहे हैं उससे आपको ठीक रहेगा। चलो 10 और बोलो। और इलेक्ट्रॉन 11 बताते ही नहीं, 10 जब एक निकल गया तब भी क्या ना क्या। 10 अभी कुमकुम ने बताया कि 281 होते हैं, तो 10 इसमें इसमें के 10 ही होंगे। 10। तो फिर ये दोनों कौन से स्पीशीज हुई? आइसोइलेक्ट्रॉन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इतनी बात समझ आ गई ना? एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इतना ही रखो। बाकी क्वेश्चन